सुप्रभात, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है लेक्चर 4 में, जिस कोर्स का नाम है एडवांस टॉपिक्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन। मैं हूं प्रोफेसर विवेक अशोक बोहरा, ट्रिपल आईटी दिल्ली से। चलिए आरंभ करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम कन्वोल्यूशनल कोड्स के बारे में और अत्यधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में एरर करेक्शन कोड्स या एरर कंट्रोल कोड्स या जिसे फॉरवर्ड एरर करेक्शन भी कहते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। हमने देखा कि फॉरवर्ड एरर करेक्शन के माध्यम से आप किस तरह से बिट रेट परफॉर्मेंस में काफ़ी वृद्धि ला सकते हैं। फिर हमने एक स्पेशल क्लास ऑफ फॉरवर्ड एरर करेक्शन, जिसे हम लीनियर ब्लॉक कोड्स, उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। हमने देखा कि लीनियर ब्लॉक कोड्स बेसिकली एक 1-to-1 मैपिंग करता है कोड वर्ड्स और मैसेज सीक्वेंस के बीच में, और इसे हम जनरेटर पॉलिनोमियल के माध्यम से या जनरेटर मैट्रिक्स के माध्यम से जनरेट कर सकते हैं। और उसकी वैलिडिटी हम रिसीवर पे एक पैरिटी चेक मैट्रिक्स के माध्यम से चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि एक सिंड्रोम टेस्ट के माध्यम से आप ये चेक कर सकते हैं कि जो रिसीवर पे आपको जो कोड वर्ड रिसीव हुआ है वो सही है या गलत है। अगर सिंड्रोम की वैल्यू नॉन ज़ीरो आती है तो हम इससे हम ये संघर्ष निकाल सकते हैं कि जो आपको कोड वर्ड रिसीव हुई है वो गलत है। और हमने ये भी देखा कि किसी सिनारियोज में आप डिटेक्शन के अलावा करेक्शन का भी प्रावधान कर सकते हैं। तो हमने ये सब जानकारी पिछले कुछ लेक्चर्स में प्राप्त की थी। हमने स्पेशल क्लास ऑफ लीनियर ब्लॉक कोड्स के बारे में भी पढ़ा, जैसे हमने BCH कोड्स के बारे में पढ़ा, हैमिंग कोड्स के बारे में पढ़ा, गोले कोड्स के बारे में पढ़ा, और हमने इनकी परफॉर्मेंस कंपैरिजन भी की फॉर डिफरेंट सिनारियोज। तो आज का लेक्चर हम बेसिकली एक डिफरेंट क्लास ऑफ एरर कंट्रोल कोड्स, जिसे हम कन्वोल्यूशनल कोड्स के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में और अत्यधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। आरंभ करते हैं आज का लेक्चर। तो पहले हम ये समझाने का प्रयत्न करेंगे कि कन्वोल्यूशनल कोड्स और लीनियर ब्लॉक कोड्स में क्या अंतर है। तो लीनियर ब्लॉक कोड्स में जैसे हमने समझा था कि एक 1-to-1 मैपिंग होती है कोड वर्ड और बेसिकली मैसेज सीक्वेंस में, और उसमें कोई मेमोरी नहीं होती है, और जो एक बिट है वो उसी कोड वर्ड को इम्पैक्ट करता है। लेकिन कन्वोल्यूशनल कोड्स थोड़ा भिन्न होता है लीनियर ब्लॉक कोड्स के मुकाबले, और उसके बारे में हम देखते हैं किस तरह से वो भिन्न होता है। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था, जो लीनियर ब्लॉक कोड्स है उसे हम n के माध्यम से और k के माध्यम से और जनरेटर मैट्रिक्स G के माध्यम से लिख सकते हैं। बट जो कन्वोल्यूशनल कोड्स होते हैं उसका विवरण बेसिकली n k और कैपिटल K, जिसे हम कंस्ट्रेंट लेंथ कहते हैं, उसके माध्यम से बताया जाता है। जो K है वो एक कंस्ट्रेंट लेंथ है, इसके बारे में हम आगे जाके और पढ़ेंगे। बेसिकली वो एक बताता है कि कितने ड्यूरेशन तक आपका जो इनपुट बिट है वो आउटपुट बिट को इम्पैक्ट करता है। उसके अलावा इसे कभी कभी कोई ऑथर्स नंबर ऑफ शिफ्ट रजिस्टर्स के माध्यम से भी समझाने का प्रयत्न करते हैं। तो सम ऑथर्स कॉल इट एज अ मेमोरी ऑफ द कन्वोल्यूशनल कोड। जैसे मैंने बताया, ये कन्वोल्यूशनल कोड से मेमोरी होती है। जब आप एक बिट भेजते हैं, वो बिट उसके वो आउटपुट को उसके बाद के कुछ और आउटपुट्स को भी इम्पैक्ट करता है। सो लीनियर ब्लॉक कोड जैसे मैंने बताया वो मेमोरीलेस कोड होता है, उसमें 1-to-1 मैपिंग होता है, लेकिन कन्वोल्यूशनल कोड्स में मेमोरी होती है। तो जैसे मैंने इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं। और इन द कन्वोल्यूशनल कोड्स n जो होता है, n जिसे हमने लीनियर ब्लॉक कोड्स में n को कोडवर्ड के माध्यम से डिफाइन किया था, इसमें n जो होता है वो कोडवर्ड नहीं होता है। उसमें बेसिकली इट्स अ फंक्शन ऑफ द प्रीवियस k-1 इनपुट k टू प्लेस। जैसे मैंने बताया, जो n जो होता है आउटपुट कन्वोल्यूशनल कोड्स में, वो करंट इनपुट बिट के अलावा प्रीवियस कुछ इनपुट बिट्स पे भी डिपेंडेंट होता है। इसे हम मेमोरी के माध्यम से भी समझते हैं। और जो डिकोडिंग की अगर मैं बात करूं, तो डिकोडिंग n/n लीनियर ब्लॉक कोड्स की डिकोडिंग बेसिकली हम आराम से कर सकते हैं। और जैसे आपको अगर n कोड वर्ड मिला है रिसीवर पे, तो आप उसको आराम से k बिट के माध्यम से डिकोड कर सकते हैं। लेकिन जो डिकोडिंग ऑफ कन्वोल्यूशनल कोड्स है, उसमें हम डिफरेंट टाइप के मेथड्स का यूज़ करते हैं। जैसे वाइटर भी एक मेथड है, इसके अलावा फैनो एल्गोरिथम एक मेथड है, जिसके BCJR एल्गोरिथम एक मेथड है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के हम एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं एक कन्वोल्यूशनल कोड को डिकोड करने के लिए। चलिए अब कन्वोल्यूशनल कोड्स का आर्किटेक्चर को समझने का प्रयत्न करते हैं।
तो जैसे कन्वेंशनल कोड, जैसे मैंने बताया कि जैसे अगर मैं नॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम प्रस्तुत करूं तो उसमें इस तरह से दिखता है। जैसे आपके इन्फॉर्मेशन सोर्स आ रही हैं, कुछ एम बिट्स आ रही हैं, जैसे मैंने बताया था पहले भी कि जब आपकी इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है कुछ बिट्स आती है सोर्स इनकोडर के बाद। वो बिट्स अगर मैं M1 M2 MI के माध्यम से डिनोट करूं तो उसे इस फॉर्म में लिख सकता हूं। उसके बाद मैं कन्वर्जन इनकोडर का प्रयोग करूंगा, जो आउटपुट होगा उसका, वो जो इनपुट के बिट्स है उसका कुछ फंक्शन होगा। मैं इसको G के माध्यम से डिनोट कर रहा हूं यहाँ पर। वो आप फिर कोड वर्ड जनरेट करोगे U1, उसमें U1 में कुछ करंट इनपुट बिट और प्रीवियस इनपुट बिट्स का भी फंक्शन होगा। सिमिलरली U2 भी जो होगा वो करंट इनपुट बिट और प्रीवियस कुछ इनपुट बिट्स का फंक्शन होगा। सिमिलरली UI भी जो होगा वो करंट इनपुट बिट और प्रीवियस कुछ इनपुट बिट्स का फंक्शन होगा। और कितने इनपुट बिट्स का फंक्शन होगा वो बेसिकली कैपिटल के जो कंस्ट्रेंट लेंथ है और जिसे हम मेमोरी के माध्यम से भी कहते हैं वो डिसाइड करता है। उसके बाद हम मॉड्यूलेशन का प्रयोग करेंगे। मॉड्यूलेशन के बारे में हमने विस्तार में पहले भी बहुत सारे लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, QPS के मॉड्यूलेशन, क्वैम मॉड्यूलेशन इत्यादि इत्यादि। उसके अलावा फिर जब ये मॉड्यूलेशन के बाद आप एक टाइम डोमेन सिग्नल जनरेट करते हो SIT, उसके बाद वो टाइम डोमेन सिग्नल एक वायरलेस चैनल से गुजरता है। उसके बाद उसमें रिसीवर पे नॉइज भी ऐड होती है और डीमॉड्यूलेटर में आपको S hat जो एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म है SIT का, वो आपको प्राप्त होता है। डीमॉड्यूलेशन के बाद वापस से आप एक रिसीव्ड कोडवर्ड Z प्राप्त करते हैं और ये Z जो है वो एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म है U का। जो Z जो है वो एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म है U का। और जैसे मैंने यहाँ पर भी लिखा है ZI1, Z1I, ZJI और ZNI। ZJI इज द jth मॉड्यूलेटेड आउटपुट सिंबल ऑफ द ब्रांच वर्ड JI। तो हम ब्रांच वर्ड वगैरह इत्यादि इत्यादि आगे जाके भी पढ़ेंगे, तो आप फिलहाल के लिए बस इतना समझने का प्रयत्न कीजिए। Z जो है वो एक U जो हमने ट्रांसमिट किया है कोड वर्ड, उसका ही कोई डिस्टॉर्टेड फॉर्म है। उसके बाद हम सिमिलरली कन्वोल्यूशनल डिकोडर का प्रयोग करेंगे और हमने जैसे पहले पिछले स्लाइड में भी बताया, कन्वोल्यूशनल डिकोडर के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है। विटरबी डिकोडिंग एक काफ़ी वेल नोन और काफ़ी प्रख्यात एल्गोरिथम है जिसे एंड्रयू जे वाइटरबी ने डिराइव किया था और वो बेसिकली काफ़ी हद तक प्रयोग होता है उसका। उसके अलावा और फैनो एल्गोरिथम, सीक्वेंशियल डिकोडिंग और उसके अलावा जैसे BCJR एल्गोरिथम का भी काफ़ी प्रयोग होता है कन्वोल्यूशनल डिकोडिंग के लिए। उसके बाद डिकोडिंग के बाद आपको एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ मैसेज सीक्वेंस प्राप्त होता है और उसके बाद आप इंफॉर्मेशन सिंक में ये मैसेज सीक्वेंस भेज देते हैं। तो एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम है जहां पर हमने दिखाया है कन्वोल्यूशनल इनकोडर का और कन्वोल्यूशनल डिकोडर का कहां प्रयोग होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि जैसे इनपुट M मैसेज सीक्वेंस आपकी इनपुट पे आ रही है और समझिए ये कन्वोल्यूशनल इनकोडर है। और जैसे कन्वोल्यूशनल इनकोडर का हमने बताया था कि उसका आप शिफ्ट रजिस्टर्स के माध्यम से आप डिनोट कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे K शिफ्ट रजिस्टर्स है और K को जैसे हमने मेमोरी के माध्यम से भी समझा है कि कितने देर तक इनपुट बिट शिफ्ट रजिस्टर में रहता है, उसे हम K के माध्यम से समझते हैं। और इसे हम इस माध्यम से भी समझते हैं कि कितने ड्यूरेशन तक एक इनपुट बिट आउटपुट को इम्पैक्ट करता है। तो यहाँ जैसे हमने देखा है कि K इनपुट सीक्वेंस आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ मोडुलो 2 एडर इन द सेंस ऑफ इट, हमने गाल्वा फील्ड 2 के बारे में पढ़ा था, वही गाल्वा फील्ड 2 का हम यहाँ पर भी प्रयोग कर रहे हैं। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि इनपुट और आउटपुट दोनों बेसिकली बाइनरी डिजिट्स है। तो ये पहला एडर है, दूसरा एडर है, ये nth एडर है। उसके बाद आप देखोगे हर एक एडर के बाद जो आउटपुट मिलता है वो एक, अगर कंबाइन कर दूं तो उससे आप एक कोड वर्ड जनरेट करते हो। तो इसमें आप देखोगे एक मैसेज बिट जब भेजता है तो आपके यहां पर n आउटपुट्स जनरेट होते हैं फॉर ईच मैसेज बिट। इस केस में अगर आप देखोगे फॉर ईच मैसेज बिट corresponds to n आउटपुट बिट्स। जो n आउटपुट बिट्स है, इसको मैं corresponds to n आउटपुट बिट्स। तो आपके एक इनपुट बिट की वजह से आपके n आउटपुट्स बिट जनरेट होते हैं। तो इसके जनरली हम इसे 1/n
कोड रेट के माध्यम से भी लिख सकते हैं। इसके बारे में हम विस्तार में आगे भी जाके पढ़ेंगे। तो जो कोड वर्ड सीक्वेंस आपका जनरेट होता है वो U1, U2, U3 के माध्यम से होता है और हर एक कोड वर्ड जो कोड वर्ड है U1 अगर मैं बात करूं तो वो n बिट कोड वर्ड होगा इस केस में, वो n बिट कोड वर्ड होगा इस केस में। और हर एक जो बिट होगा उसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ith कोड वर्ड ब्रांच का पहला बिट, ith कोड वर्ड ब्रांच का सेकंड बिट और ith कोड वर्ड ब्रांच का jth बिट। इसकी वैल्यू n तक जा सकती है क्योंकि ये n बिट आउटपुट है। तो ये एक बेसिकली बहुत सिंपल सिस्टमैटिक ब्लॉक डायग्राम है और सिस्टमैटिक इंटरप्रिटेशन है एक कन्वोल्यूशनल एनकोडर का। फिर हम इसके आगे इसके बारे में और एक विस्तार में एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का फिर से प्रयत्न करेंगे। तो अगर अभी तक का संक्षेप में मैं समझाने का प्रयत्न करूं तो इन बाइनरी कन्वोल्यूशनल कोड, हम इस लेक्चर में सिर्फ बाइनरी कन्वोल्यूशनल कोड्स का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने बताया गाल्वा फील्ड 2 में हम का प्रयोग करेंगे जिसमें हम एज्यूम करेंगे जो इनपुट्स है वो भी आपकी बाइनरी है और जो आउटपुट जनरेट हो रही है वो भी आपकी बाइनरी है। ओनली वन मैसेज बिट इज शिफ्टेड ईच टाइम इंस्टेंट आई। तो जैसे मैंने बताया कि एक मैसेज बिट आपकी शिफ्ट रजिस्टर्स में जाएगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली आपके n आउटपुट बिट्स जनरेट होंगे। तो वन मैसेज बिट mi इज गिवन टू द फर्स्ट शिफ्ट रजिस्टर। आपके हर एक टाइम इंस्टेंट में एक इनपुट बिट पहले शिफ्ट रजिस्टर में जाएगी, उसके बाद उसके कॉरस्पॉन्डिंगली n आउटपुट्स होंगे, फिर वो जो इनपुट बिट है वो सेकंड शिफ्ट रजिस्टर में जाएगी, कॉरस्पॉन्डिंगली एक इनपुट बिट और जाएगी शिफ्ट रजिस्टर में। इस तरह से ये इनपुट्स शिफ्ट रजिस्टर में जाते रहेंगे और कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच इनपुट आपके n आउटपुट्स जनरेट होते रहेंगे। द कंस्ट्रेंट लेंथ जैसे मैंने पहले भी डिफाइन किया है, नंबर ऑफ शिफ्ट रजिस्टर्स इक्वल टू k फॉर ईच वन मैसेज बिट। ये मैंने पहले भी बता दिया है आपको कि फॉर ईच वन मैसेज बिट n आउटपुट बिट्स जनरेट होंगे। सो सिंस देयर आर टोटल n मॉडुलो 2 एडर्स, क्योंकि आपके टोटल n मॉडुलो 2 एडर्स है तो आपके हर एक इनपुट एक बिट से आपके n आउटपुट्स जनरेट होंगे। तो इसका कोड रेट हम 1/n के माध्यम से लिख सकते हैं क्योंकि k की वैल्यू आपका अगर स्मॉल k की अगर वैल्यू होगी तो वो 1 है और जो आउटपुट है आपकी n है, तो बेसिकली 1/n, k/n को मैं 1/n के माध्यम से लिख सकता हूं। तो ईच ब्रांच वर्ड मतलब जो ईच कोड वर्ड, जिसे हम कोड वर्ड कहते थे लीनियर ब्लॉक कोड में, इसे हम यहां पर ब्रांच वर्ड के माध्यम से डिनोट करेंगे। एट टाइम इंस्टेंट आई कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस वन। हर एक ब्रांच वर्ड का जैसे हमने बताया कि हर एक ब्रांच वर्ड आप इस तरह से माध्यम से डिनोट कर सकते हैं, जहाँ आई जो होता है वो कोड वर्ड या ब्रांच वर्ड बोलेंगे और 1 to j जो हर एक बिट करस्पॉन्ड्स करता है वो ब्रांच वर्ड का, और जिसकी मैक्सिमम वैल्यू j की n हो सकती है क्योंकि आपके n आउटपुट्स होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, समझे आपने पहला इनपुट भेजा 1, उससे करस्पॉन्डिंग आपके n आउटपुट्स आएंगे। अगर n आउटपुट समझे n की वैल्यू मैंने 3 लिया है तो हो सकता है 1 0 1 आपकी आउटपुट है फॉर करस्पॉन्डिंग एक मैसेज बिट का। आपने 1 भेजा इनपुट में, आपकी आउटपुट है 1 0 1। तो जो फर्स्ट बिट है ये एक ब्रांच वर्ड हो गया, ये एक ब्रांच वर्ड हो गया, और ब्रांच वर्ड का जो पहला बिट है वो ये हो जाएगा U1 1, सेकंड हो जाएगा U2 1 और ये थर्ड हो जाएगा U3 1। ये तो 1 2 3 है, बेसिकली वो डिनोट करता है कि आपकी कौन सी बिट ये है, ये कौन सा इंडेक्स है बिट्स का, और जो सेकंड सबस्क्रिप्ट है वो डिनोट करता है आप कौन से ब्रांच वर्ड के बारे में आप बात कर रहे हो। और यहाँ पर क्योंकि n की वैल्यू 3 है इसलिए लास्ट बिट आपकी 3 होगी। ठीक है, सो jth कोड वर्ड बिट बिलोंगिंग टू द ith ब्रांच वर्ड। तो इसको मैं जैसे मैंने बताया उसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, U1i U2i करस्पॉन्ड डैश 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 UNI, n जो आपकी लास्ट बिट को डिनोट करता है फॉर ईच ब्रांच वर्ड। और ये मल्टीपल वेज से हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं कन्वोल्यूशनल एनकोडर को। जैसे हमने आगे जाके पढ़ेंगे, इसको ट्री डायग्राम के माध्यम से डिनोट कर सकते हो, स्टेट डायग्राम के माध्यम से डिनोट कर सकते हो, ट्रेलिस डायग्राम के माध्यम से डिनोट कर सकते हो, और एक जनरेटर पॉलिनोमियल के माध्यम से भी आप इसे डिनोट कर सकते हो। तो हम कुछ जैसे ट्री डायग्राम, स्टेट डायग्राम और ट्रेलिस डायग्राम के बारे में आगे भी विस्तार में पढ़ेंगे। तो चलिए बहुत सिंपल एग्जांपल देखते हैं। अभी तक हमने एक ब्रॉडली डिफाइन किया कन्वोल्यूशनल एनकोडर्स क्या होते हैं, अब हम एक एग्जांपल के माध्यम से इसे और अच्छी तरह से समझने का प्रयत्न करते हैं। तो सेम आप देखोगे कन्वोल्यूशनल एनकोडर है, ये एक पिक्टोरियल है बेसिकली। यहाँ पर 2 एडर्स है, ये पहला एडर है, फर्स्ट मॉडुलो 2 एडर है यहाँ पर,
ये सेकेंड मॉडुलो 2 एडर है। ओके, तो इसमें आप n की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? ऑब्वियसली बात है, n की वैल्यू मैक्सिमम 2 हो सकती है। और सिंस एक ही इनपुट भेज रहे हैं हम लोग यहां पर, इसका कोड रेट, अगर मैं कोड रेट की बात करूं तो k बाई n की अगर बात करूं तो k 1 है और आउटपुट 2 है, तो इसकी कोड रेट हाफ होगी। ठीक है, अब कंस्ट्रेंट लेंथ की अगर मैं बात करूं तो इसमें 3 शिफ्ट रजिस्टर है। अगर इसमें कंस्ट्रेंट लेंथ की बात करूं तो इसमें 3 शिफ्ट रजिस्टर्स है। तो ये पहला शिफ्ट रजिस्टर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो k की जो कैपिटल k की वैल्यू होगी इस केस में वो 3 होगी, क्योंकि यहाँ पर टोटल 3 शिफ्ट रजिस्टर्स है, यानी इसकी मेमोरी भी 3 है, यानी एक इनपुट बिट जो है वो आपके 3 आउटपुट्स को इंपैक्ट करेगा, तो इसलिए इसकी कंस्टेंट लेंथ 3 होगी। ठीक है, तो फॉर ईच इनपुट बिट देयर आर 2 आउटपुट बिट्स। वो हमने पहले भी देख लिया कि पहला आउटपुट बिट यहां पर है या दूसरा आउटपुट बिट यहां पर है, क्योंकि n की वैल्यू 2 है। नंबर ऑफ मॉडुलो 2 एडर्स इज 2, हमने ये भी देख चुका है कि एक फर्स्ट मॉडुलो 2 एडर और सेकंड मॉडुलो 2 एडर। फॉर m इक्वल टू 1 0 1, अगर m की वैल्यू, अगर इनपुट सीक्वेंस आपका 1 0 1 है तो उससे करस्पॉन्डिंगली आउटपुट आपकी ये होगी। इसके बारे में भी हम देखेंगे, बट बहुत आराम से हम समझ सकते हैं। आगे के इसमें स्लाइड्स में हम देखेंगे किस तरह से हम इसका आउटपुट निकाल सकते हैं, बट इसके लिए मैं थोड़ा समझाने का प्रयत्न करूंगा। अगर पहला बिट आपका 1 रहेगा, समझिए पहला बिट आपका 1 है, तो अगर मैं एज्यूम करूँ कि पहले दोनों वैल्यू 0 से, तो पहला 1 यहाँ पर आएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 0 0, यानी u1 की वैल्यू आ जाएगी 1 और u2 की वैल्यू भी आ जाएगी आपकी 1। तो करस्पॉन्डिंगली पहले इनपुट के लिए आपकी जो आउटपुट आ रही है वो 1 1 हो जा रही है। 1 0 1 था, 1 0 1, तो पहला 1 आपका चला गया। ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंगली आउटपुट आ गया 1 के करस्पॉन्डिंगली आउटपुट आ गया 1 1। अब मैं दूसरे इनपुट्स की बात करूं अगर, तो उसके बाद 1 के बाद फिर से शिफ्ट होगा इसमें, तो आपका जो 1 जनरेट हुआ था वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 0 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और जो दूसरा 0 है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से मैं इसका ये करूँगा, तो पहला इनपुट आपका 1 1 था। अब देखिए दूसरा आउटपुट क्या होगा, दूसरा आउटपुट होगा, पहले का आउटपुट फिर से 1 होगा और दूसरे का आउटपुट हो जाएगा इस बार 0, क्योंकि 0 + 0 0 हो जाएगा इस केस में, और 0 1 0 1 हो जाएगा, तो इसलिए आपकी 1 0 आउटपुट जनरेट हुई है। तो यहाँ पर दूसरे करस्पॉन्डिंगली 0 के करस्पॉन्डिंगली 1 0 आउटपुट जनरेट हुई है। फिर से इसमें शिफ्ट होगा, फिर से दूसरा बिट 1 हो जाएगा, यहाँ पर ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, फिर 0 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फिर वापस से जो वहाँ का 1 था वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो आउटपुट हो जाएगा 1 0 1 और 1 + 1 0 यहाँ पर भी, जिससे करस्पॉन्डिंगली आउटपुट हो जाएगी आपकी 0 0। इसके बाद हम क्या करते हैं, क्योंकि ये खत्म हो गया मैसेज सीक्वेंस, हम इसके आगे इसको फ्लश करने के लिए टिपिकली एक 2 0 का प्रावधान रखते हैं आगे। तो जैसे हमने 2 0 और आगे डाला इसमें, तो फिर से इसमें शिफ्ट होगा, तो 0 आ जाएगा 1 0। अगर मैंने इसको ऐड किया तो इसकी वैल्यू आ जाएगी पहले वाले केस में 1 और दूसरे वाले केस में 0, तो ये हमें 1 0 यहाँ दिख रहा है। फिर से इसमें शिफ्ट होगा, फिर ये जो 0 है वो इधर आएंगे, और फिर से इसमें शिफ्ट होगा, 0 1 0 का हो जाएगा 0 0 0 1, और इसे करस्पॉन्डिंगली जो आउटपुट हो जनरेट होगा 1 1। तो आप देखोगे इसके करस्पॉन्डिंगली आउटपुट 1 1 हो जाएगा। तो अब मैं इसको कंबाइन कर सकता हूँ, जैसे 1 और 1 यहाँ पर, 1 0 यहाँ पर, 0 0 1 0 1 1, तो ये मैंने यहाँ पर आपको U के माध्यम से यहाँ पर डिनोट भी कर दिया है। तो आप देख रहे हो कितना सिंपली हम जनरेट कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस है नहीं, आपको बस मॉड्यूलो 2 एडर का प्रयोग करना है और एक इनपुट के वजह से आपके 2 आउटपुट्स जनरेट हो रहे हैं, इसलिए इसे कोड रेट 1/2 के माध्यम से हम इसे समझते हैं। ठीक है, सो द कनेक्शंस आर बेसिकली चूज। जो कनेक्शंस हम, ये आप सोच रहे होंगे कि कनेक्शन किस तरह से चूज किया जाता है। कनेक्शन चूज करने के भिन्न भिन्न प्रकार हैं, बट जनरली हम कनेक्शन इस तरह से चूज करते हैं ताकि आपको डिस्टेंस प्रॉपर्टीज अच्छी मिले, हैमिंग डिस्टेंस ज़्यादा मिले, ताकि आपकी जो एरर प्रोबेबिलिटी है वो कम हो सके। तो जैसे हमने लीनियर ब्लॉक कोड्स में भी पढ़ा था कि जितना ज़्यादा बड़ा आपका हैमिंग डिस्टेंस होगा उतनी कम आपकी एरर प्रोबेबिलिटी होगी, उतनी आपकी जो डिस्टेंस होंगी 2 कोड्स वर्ड्स के बीच में वो ज़्यादा होंगी और आपकी एरर प्रोबेबिलिटी उतनी ही कम होगी। The connection vector for the upper and the lower connections for the given 2, 1 encoder, जैसे 2, 1 encoder है क्योंकि n = 2 है, k = 1 है,
तो उसको हम इस तरह G1 जो होगी 1 1 1 है, वो उसको इस माध्यम से भी लिख सकते हैं हम। जैसे यहाँ पर तीनों कनेक्शन है, यहाँ पर 1 1 1 तीनों में कनेक्टेड है, इसमें 1 सेकंड वाले से कनेक्टेड नहीं इसलिए 0 और ये 1। इसको हम इस तरह G2 जो है सेकंड, इसको हम G2 को 1 0 1 के माध्यम से लिख सकते हैं कनेक्शन वेक्टर्स को, और G1 को हम 1 1 1 के माध्यम से लिख सकते हैं। ये बेसिकली ये डिनोट करता है कि आपकी जो मॉड्यूलो 2 एडर है कितने शिफ्ट रजिस्टर से कनेक्टेड है। पहले केस में जो पहला मॉड्यूलो 2 एडर है, मॉड्यूलो 2 एडर है वो तीनों शिफ्ट रजिस्टर से कनेक्टेड, इसलिए हम उसे 1 1 1 से डिनोट कर सकते हैं। हाँ, बल्कि जो सेकंड G2 है वो सिर्फ पहले वाले से और तीसरे वाले से कनेक्टेड है, सेकंड वाले से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए हम उसे 1 0 1 के माध्यम से लिख सकते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया है, अगर आपकी मैसेज सीक्वेंस लिमिटेड है तो आप बेसिकली उसके आगे 2 जीरोज ऐड कर देते हो, k-1 जीरोज ऐड कर देते हो, तो आके आप जो शिफ्ट रजिस्टर्स है उसे फ्लश कर सको। तो प्लीज नो, इन ऑर्डर टू फ्लश द इनकोडिंग शिफ्ट रजिस्टर्स k-1 जीरोज, हेंस m इक्वल टू 0 0 1 0 1। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने देखा ये आउटपुट हमें मिला है। तो एक बहुत सिंपली हमने एक बहुत ही सिंपल पिक्टोरियल के माध्यम से 2,1 कन्वोल्यूशन एनकोडर को समझने का प्रयत्न किया है। हमने देखा कि हर एक मैसेज बिट के माध्यम से आप 2 मैसेज बिट, 2 आउटपुट बिट जनरेट कर रहे हैं, जिसे हम ब्रांच वर्ड कहते हैं, और हर एक ब्रांच वर्ड में U1 और U2, जो U1 है वो पहले मॉड्यूलो 2 एडर का आउटपुट है और U2 जो है वो सेकंड मॉड्यूलो 2 का आउटपुट है। तो हमने इस माध्यम से समझने का प्रयत्न किया है। तो आगे कुछ स्लाइड्स में मैं इसे और विस्तार में समझाया मैंने, जैसे मैंने पहले बताया था कि जैसे मैंने पहले भी दिखा दिया कि टाइम 1 में आपकी पहले मैसेज बिट, अगर 101 की मैं बात करूँ, जो हमने पहले स्लाइड में भी देखा, पहला मैसेज बिट जाता है 100, इसलिए U1 की जो आउटपुट होगी और U2 की जो आउटपुट होगी वो 1 1 है, ये हमने पिछले स्लाइड में भी देखा। सिमिलरली T2 की अगर बात करूँ टाइम 2 की, तो आपकी 0 यहाँ आ जाएगी और 1 शिफ्ट हो जाएगा, 1 यहाँ से 0 में शिफ्ट हो जाएगा और 0 यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए हमने देखा 1 यहाँ पर आ गया है और 0 यहाँ पर आ गया है, ठीक है। और ये जो 0 है मैसेज का वो यहाँ आ जाएगा T2 में। हर एक टाइम में इनपुट बिट शिफ्ट होते रहती है शिफ्ट रजिस्टर्स में, तो इसका जो आउटपुट जनरेट होगा वो होगा 1 0। सिमिलरली अगर मैं T3 की बात करूँ, फिर से आपकी एक मैसेज बिट इसमें आएंगी, 1 आ जाएंगी, फिर जो 0 है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और जो 1 है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो वो हमने यहाँ पर भी देखा है। 0 यहाँ मिडिल में आ गया है और 1 जो है वो एंड में आ गया है, जो पहला मिडिल का 1 था वो एंड में आ गया है, और ये मैसेज का जो इनपुट बिट था वो यहाँ पर आ गया है। उससे करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट होगी वो 0 0 होगी। सिमिलरली T4 में फिर से आपके फ्लश करने के लिए आप एक 0 का प्रयोग करोगे, 0 फिर पहले शिफ्ट रजिस्टर में आ जाएगा, 1 जो पहले शिफ्ट रजिस्टर में था वो सेकंड शिफ्ट रजिस्टर में शिफ्ट हो जाएगा और 0 जो सेकंड शिफ्ट रजिस्टर में था वो थर्ड शिफ्ट रजिस्टर में शिफ्ट हो जाएगा। तो उसकी करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट जनरेट होगी वो 1 और 0 होगी। और सिमिलरली T5 में फिर से आपका एक 0 आएगा, क्योंकि हमने फ्लश 2 जीरोस का प्रयोग किया था, तो फिर से आपका 0 यहाँ पर आएगा और जो फर्स्ट शिफ्ट रजिस्टर में जो 0 था वो सेकंड में आ जाएगा और सेकंड शिफ्ट रजिस्टर में जो 1 था वो आखिरी में आ जाएगा और इससे करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट जनरेट होगी वो 1 और 1 होगी। ये आखिरी इनपुट बिट्स है। उसके अलावा ऑब्वियसली बात है, जीरोस अगर आप ऐड करोगे तो आउटपुट में फिर आपको 0 0 ही मिलता रहेगा, क्योंकि और इनपुट में कोई मैसेज बिट्स बची नहीं है। तो जो इनकोडर है, जैसे हमने देखा कि M अगर आपका मैसेज सीक्वेंस 1 0 1 है तो उसकी आउटपुट जो जनरेट होगी वो ये होगी 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है एक कन्वोल्यूशनल इनकोडर को समझने का और किस तरह से हम एक मैसेज का ये करके आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। और आपने ये भी देखा होगा इस केस में कि हर एक मैसेज बिट 3 आउटपुट्स को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि इसमें 3 शिफ्ट रजिस्टर्स है। वो पहले शिफ्ट रजिस्टर में आप भेजते हो तो एक आउटपुट जनरेट होता है, फिर सेकंड शिफ्ट रजिस्टर में उसी इनपुट को आप शिफ्ट करते हो, फिर से एक आउटपुट जनरेट होता है, थर्ड शिफ्ट रजिस्टर में आप वो सेकंड वाला शिफ्ट रजिस्टर शिफ्ट होता है, फिर से एक आउटपुट इम्पैक्ट होता है। यानी हर एक मैसेज बिट आपकी 3 आउटपुट्स को इम्पैक्ट करता है, इसलिए हम इसे कंस्ट्रेंट लेंथ 3, क्योंकि 3 शिफ्ट रजिस्टर है इसलिए हम इसे कंस्ट्रेंट लेंथ 3 या मेमोरी ऑफ द कन्वोल्यूशनल कोड्स 3 के माध्यम से भी जानते हैं। ठीक है। अगर मैं, जैसे मैंने बताया, कन्वोल्यूशनल इनकोडर को बहुत अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। अगर मैं इम्पल्स की बात करूं, इम्पल्स इन रिस्पॉन्स ऑफ अ इनकोडर, तो मैं उसे इस माध्यम से भी लिख सकता हूं। तो रिस्पॉन्स ऑफ अ इनकोडर टू वन बिट व्हेन मूव्स थ्रू द इनकोडर, इसे हम इम्पल्स रिस्पॉन्स कहते हैं। जैसे हमने देखा कि अगर समझे सिर्फ मैंने 1 बिट भेजा है, मैसेज आपका सिर्फ 1 बिट है, सिर्फ आपका m जो वैल्यू है उसकी सिर्फ 1 है, तो m पहला
शिफ्ट रजिस्टर में आएगा 0, उसकी ब्रांच वर्ड आ जाएगी 1 1 U1 U2 की वैल्यू। फिर ये 1 यहाँ से शिफ्ट होकर इधर आएगा, क्योंकि मैं इसको फ्लश करने के लिए 2 zeros का प्रयोग करूंगा, तो 1 यहाँ आ जाएगा, तो उसकी आउटपुट आएगी 1 0। फिर एंड में आ जाएगा 0 0 1, उसकी आउटपुट आ जाएगी 1 1। तो इसको अगर मैं देखूंगा तो G1 और G2 की वैल्यू मैं डायरेक्टली इस फॉर्म में प्राप्त कर सकता हूं। ये इसे इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द इनकोडर भी कहा जाता है, बट ये एक जस्ट एक्सटेंशन है जो हमने अभी तक समझा है। इसमें आप ज़्यादा विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है, बट ये एक जस्ट एक्सटेंशन है जो हमने कन्वर्सेशन इनकोडर के बारे में पढ़ा। ये बताता है कि हम किस तरह से जो इनकोडिंग कनेक्शंस है G1 और G2 के प्राप्त कर सकते हैं। वो हमने पहले भी देखा है कि आप मॉड्यूलो 2 के एडर मॉड्यूलो 2 एडर किस शिफ्ट रजिस्टर से कनेक्टेड है, उसके माध्यम से भी आप ये प्राप्त कर सकते हो G1 G2 की वैल्यू। तो कन्वोल्यूशनल कोड्स, अब हम स्टेट डायग्राम का माध्यम से कन्वोल्यूशनल एनकोडर को समझने का प्रयत्न करते हैं। स्टेट डायग्राम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है और बेसिकली ये बताता है कि आप शिफ्ट रजिस्टर के कौन से स्टेज में हैं, और अगर आपको इनपुट 1 मिलता है या 0 मिलता है तो आपका आउटपुट किस तरह से जनरेट होता है। तो हम वही सेम पिक्टोरियल का प्रयोग करेंगे जो हमने देखा कि जहाँ पर G1 की जो वैल्यू थी आपकी कनेक्शन वेक्टर्स थे वो 1 1 1 थे, और G2 की जो वैल्यू थी वो आपकी 1 0 1 थी। तो G1 G2 की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, ये कनेक्शन हमने पहले भी देख चुका है। सेम इनकोडर का हम प्रयोग कर रहे हैं और 2,1 इनकोडर है, कन्वर्शन इनकोडर है। और अगर हमें इसे स्टेट डायग्राम के माध्यम से समझना है या प्रस्तुत करना है तो हमें इस फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। तो दो चीज़ें गौर फरमाने की है इसमें। एक तो आपकी जो स्टेट डायग्राम की, क्योंकि ये 3 बिट शिफ्ट रजिस्टर्स है, तो इसमें तो हम स्टेट डायग्राम में इसमें बेसिकली आपकी 4 स्टेजेस हो सकती है K-1, क्योंकि आपके लास्ट के 2 बिट्स आप सिर्फ क्वांटिफाई कर रहे हो, तो आपके टोटल 4 स्टेजेस हो सकती है। एक स्टेज होता है 0 0, 2 बिट स्टेजेस है, तो एक दूसरा होता है 0 1, तीसरा हो सकता है 1 0 और चौथा हो सकता है 1 1। तो आपके 4 मैक्सिमम स्टेजेस हो सकती है, क्योंकि आपके लास्ट के 2 शिफ्ट रजिस्टर्स को आप सिर्फ क्वांटिफाई कर रहे हो। और हम इसे हर एक स्टेज को एक इससे डिनोट करेंगे। हम 0 0 को A से डिनोट करेंगे, और B को 1 0 को B से डिनोट करेंगे, C को हम 0 1 से डिनोट करेंगे, और D को हम 1 1 से डिनोट करेंगे। आप इंटरचेंज कर सकते हैं, बट हाल फिलहाल के लिए हम ये नोटेशंस का प्रयोग करेंगे। और एक चीज़ हम इसमें प्रयोग करेंगे कि जो जब आपका इनपुट बिट 1 रहेगा तो हम उसे डॉटेड लाइन से डिनोट करेंगे। जो आउटपुट होगा आपका उसे हम डॉटेड लाइन से डिनोट करेंगे फॉर इनपुट बिट 1, और जब इनपुट बिट 0 होगा जो आउटपुट होगा उसे हम सॉलिड लाइन से डिनोट करेंगे। कोई कोई ऑथर्स अलग तरह का प्रयोग करते हैं, कोई कोई ऑथर्स 1 कॉमा कुछ लिखते हैं, बट इस केस में एटलीस्ट इस लेक्चर्स में मैं बस सिंपली इस चीज़ का प्रयोग करूंगा कि अगर आपके आउटपुट में 1 जनरेट हो रहा है इनपुट बिट 1 की वजह से, तो आपका उसे डॉटेड लाइन से लिखेंगे। अगर आउटपुट में आपका 0 जनरेट हो रहा है इनपुट बिट 0 की वजह से, तो आप उसे सॉलिड लाइन के माध्यम से लिखेंगे। वो आप स्टेट डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। चलिए इसे आप सिंपली कुछ आराम से समझने का प्रयत्न करते हैं। तो अगर स्टेज आपका शिफ्ट रजिस्टर का 0 0 है, अगर इनपुट में भी 0 रहेगा तो ऑब्वियसली बात है आपकी जो आउटपुट जनरेट होगी वो U1 भी 0 होगी और U2 भी 0 होगी। तो मैं पहले स्टेज की बात कर रहा हूं जहां A की वैल्यू 0 0 है। तो इनपुट अगर 0 होगा तो ऑब्वियसली बात है आपका आउटपुट भी 0 होगी, और दोनों आउटपुट U1 और U2 0 होंगे फॉर m इक्वल टू 0। ऑब्वियसली बात है सेम स्टेज में आप रहोगे तो A इक्वल टू 0 0 है, आउटपुट आपकी 0 0 जनरेट हो रही है क्योंकि इनपुट बिट सॉलिड है 0 है, तो इसलिए सॉलिड लाइन से डिनोट की हुई है, और आउटपुट आपकी यहाँ पर लिखी हुई वो 0 0। तो आप सेम स्टेज पे वापस पहुँच जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आपकी मैसेज बिट, इसे मैं डिफरेंट कलर से डिनोट करूँगा ताकि आप और अच्छी से समझ सके इसे। अगर आपकी मैसेज बिट 1 होगी, समझे आपके मैसेज बिट 1 जनरेट हो रही है, तो U1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी, पहली मैसेज बिट अगर 1 है तो U1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, U2 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, और आप फिर नेक्स्ट स्टेज में पहुंच जाओगे। पहले आपकी स्टेज थी 0, पहले आपकी स्टेज थी क्योंकि मैसेज बिट 1 है तो 1 0 0, अब आप स्टेज पे पहुंच जाओगे 0 1 0। तो ये स्टेज से आप 0 0 स्टेज से 1 0 के स्टेज में आप पहुंच जाओगे, यानी A से आप B में आ जाओगे। तो ये मैंने यहाँ पर दर्शाया है। अगर आपकी लास्ट के 2 शिफ्ट रजिस्टर 0 0 थे, सडनली आपके एक मैसेज बिट 1 आई है, मैसेज बिट 1 आई है, तो आपकी जो आउटपुट जनरेट होगी वो 1 1 होगी,
और ये डॉटेड इसलिए क्योंकि इनपुट आपकी जो m है वो 1 है, और जैसे आपकी इनपुट 1 आई है तो आप फिर से शिफ्ट हो जाओगे। शिफ्ट के बाद में आप करंट स्टेज से नेक्स्ट स्टेज पे आ जाओगे, दैट की वैल्यू 1 0 है, जो हमने देखा यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 0। आप ए से बी में जंप कर लोगे। अब समझिए आप इस स्टेज पे है, 0 1 0 आपकी शिफ्ट रजिस्टर कंटेंट है। इस पे अगर आपकी वैल्यू 0 आती है, इसके अगर आपकी वैल्यू 0 आती है तो बेसिकली आप क्या हो जाओगे, आप इस स्टेज में शिफ्ट हो जाओगे C0 1 में। तो आपकी अगर वैल्यू 0 0 0 आती है तो बेसिकली फिर से यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा 0 0 1। आप B से C में आ जाओगे, और सिंस 0 आई है इसकी जो आउटपुट होगी वो U1 की वैल्यू हो जाएगी 0 और U2 की वैल्यू हो जाएगी 1। ओके, तो ये हमने यहाँ पर भी दिखाया है, सॉरी मैं उल्टा लिख दिया हूँ, U1 की वैल्यू हो जाएगी 1 और U2 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो बेसिकली ये हमने यहाँ पर भी दर्शाया है 1 0 के माध्यम से। ओके, तो ये जो इनपुट हो जाएगा 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 की वजह से आपका ये वैल्यू जनरेट होंगी, और उसकी वजह से आपके जो आउटपुट में जनरेट होगा वो स्टेट आप चेंज हो जाएगा 0 0 0 1 पे, लास्ट की दो शिफ्ट रजिस्टर, आउटपुट आपकी 1 0 हो जाएगी। लेकिन अगर आप बी में ही हो, बी की जो वैल्यू है वो है 1 0, और सडनली समझिए इनपुट 1 आया है, m की वैल्यू आपकी 1 है, तो आपकी जो शिफ्ट रजिस्टर कंटेंट होगी 1 1 0 होंगी। तो U1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0, और U2 की वैल्यू भी हो जाएगी आपकी 1। तो आप बेसिकली इनपुट आपकी 0 है, इनपुट आपकी 1 है, तो डॉटेड लाइन में डिनोट हो रहा है, आउटपुट आपकी 0 1 हो जाएगी, और आपकी नेक्स्ट शिफ्ट रजिस्टर कंटेंट हो जाएगी D = 1 1, क्योंकि आप शिफ्ट हो गए इधर 1 1 शिफ्ट होकर राइट में चला जाएगा, तो आपकी नेक्स्ट शिफ्ट रजिस्टर कंटेंट हो जाएगी 1 1। तो ये बहुत ही आराम से हम इसे समझ सकते हैं। अगर आपके पास कनेक्शन पिक्टोरियल है, उसको आप आराम से पिक्टोरियल को समझ के इसे आप प्लॉट कर सकते हैं। तो कनेक्शन डायग्राम को समझना ज़्यादा कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। अगर आपका कनेक्शन पिक्टोरियल जैसे मैंने यहाँ दर्शाया G1 G2, आप उसके माध्यम से कोई भी कन्वर्शन इनकोडर को आप स्टेट डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं और उसे लिख सकते हैं। बस आपको दो बातों का ध्यान रखना है कि जो शिफ्ट रजिस्टर से कंटेंट है, लास्ट के 2 शिफ्ट रजिस्टर, उसे आप यहाँ पर डिनोट करोगे A B C और D के माध्यम से, और जो आपके इनपुट्स है, जैसे आपके इनपुट 1 आ रही है और उसके करस्पॉन्डिंग अगर आउटपुट जनरेट हो रहा है तो उसे आप डॉटेड लाइन से डिनोट करोगे, और अगर आपकी इनपुट बिट 0 है और कुछ आउटपुट आ रहा है उससे आप सॉलिड लाइन से डिनोट करोगे। और ये जो ऊपर जो लिखी हुई वैल्यूज है वो आउटपुट है उस U1 और U2 का। तो इसके माध्यम से आप एक स्टेट डायग्राम को लिख सकते हो। अगर आपकी इनपुट 1 1 0 1 1 है, अगर पहला इनपुट 1 है तो रजिस्टर के जो कंटेंट्स थी पहले आपकी, वो आपकी सीधे इनपुट 1 आई है तो आपकी 1 0 0 हो जाएगी, और स्टेट क्योंकि आपकी लास्ट के 2 बिट 0 0 थी, सिंस इनपुट 1 आई है तो ये फिर सेकंड में चला जाएगा, तो ये आपकी लास्ट की 2 शिफ्ट रजिस्टर से कंटेंट होगी 1 0 हो जाएगी, और ब्रांच 1 जो आपकी जनरेट होगी 1 1 होगी, यानी U1 की वैल्यू भी 1 है और U2 की वैल्यू भी 1 है। फिर सेकंड इनपुट बिट जो देखेंगे हम, फिर से 1 है, सेकंड इनपुट फिर से 1 है, तो आपकी जो प्रीवियस शिफ्ट रजिस्टर थी 1 0 0, तो 1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जैसे 1 यहाँ शिफ्ट होगा, जैसे मैंने यहाँ 0 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो आपके कंटेंट्स हो जाएंगे शिफ्ट रजिस्टर की 1 1 0। आपकी करंट स्टेट थी 1 0, तो आप 1 1, नेक्स्ट स्टेट जो होगी आपकी 1 1 होगी, और आउटपुट जो होगा इस केस में U1 0 हो जाएगा और U2 1 हो जाएगा 0, क्योंकि आप बेसिकली 1 + 1 कर रहे हो इसमें, और यहाँ 1 + 0 कर रहे हो, इसलिए आपकी आउटपुट ये 1 होगी। सिमिलरली हम दिखा सकते हैं कि जब 0 आएगा तो आपके जो कंटेंट्स होंगे 0 1 1 हो जाएंगी। करंट स्टेट आपका 1 1 है, लास्ट के 2 शिफ्ट रजिस्टर्स, आपका नेक्स्ट स्टेज जो आएगा 0 1 है, क्योंकि 0 यहाँ शिफ्ट होगा, और आउटपुट में आपको फिर से 0 1 मिलेगा। ये आउटपुट में आपको 0 और यहाँ पर 1 मिलेगा। तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं किस तरह से आपके इनपुट बिट से करस्पॉन्डिंगली आउटपुट्स जनरेट होंगे। आप एक सीधा एग्जांपल कर सकते हो कि अगर समझिए m बिट आपकी 0 0 1 0 1 है तो आउटपुट क्या होगा, एज्यूमिंग द इनिशियल कंटेंट शिफ्ट रजिस्टर्स आर 0। आप पिछले जो स्टेट डायग्राम मैंने प्रस्तुत किया है और इस जो मैंने अभी समझाया है स्टेट्स के माध्यम से, आप इसका आउटपुट आराम से निकाल सकते हो। ये सेम कनेक्शन पिक्टोरियल हमने पहले भी देखा है,
और उसका आउटपुट हमने पहले भी जनरेट किया है। तो सेम आप स्टेट डायग्राम अगर आपको समझना है तो समझिए मैंने इनपुट सीक्वेंस अगर चेंज करके 00101 कर दिया है तो उसकी आउटपुट क्या होगी। आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हो। सेम कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया उसके माध्यम से। ओके, अगर मैंने कुछ सॉर्ट ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग की है, समझिए मैंने आपको स्टेट डायग्राम दे दिया है और फिर इस स्टेट डायग्राम से मुझे कनेक्शन पिक्टोरियल्स निकालना है। कनेक्शन पिक्टोरियल से मेरा तात्पर्य G1 और G2 से है। तो आप वो किस तरह से निकालोगे? ये काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि इसमें केस में मैंने क्या किया, मैंने आपको कनेक्शन पिक्टोरियल दे दिया है। अब आपको कनेक्शन पिक्टोरियल के माध्यम से आपको G1 और G2 जो कनेक्शन आपको मैंने स्टेट डायग्राम दे दिया है, स्टेट डायग्राम के माध्यम से आपको कनेक्शन पिक्टोरियल निकालना है G1 और G2। आप ये किस तरह से निकालोगे? एंड A इज इनिशियल स्टेट। अगर मैं आपको बता दें कि A जो है वो इनिशियल स्टेट है, इन तीनों शिफ्ट रजिस्टर कंटेंट पहले 0 थी। एंड इफ द मैसेज इज फ्रॉम 0011 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट व्हाट विल बी द ट्रांसमिटेड बिट्स। तो दो चीज पूछेगी, पहले आपको इससे कनेक्शन पिक्टोरियल निकालना है, G1 और G2 की वैल्यू निकालनी है, और उसके अलावा उसके बाद आपको ये भी निकालना है कि अगर मैसेज सीक्वेंस आपकी इस तरह से दी हुई है 001101 राइट टू लेफ्ट, तो इसका करस्पॉन्डिंगली आउटपुट बिट्स क्या होंगे। तो बहुत ही आसान तरीका इसको कनेक्शन पिक्टोरियल का निकालने का है कि आप एज्यूम कर लो कि इनपुट में, जैसे हमने देखा था इम्पल्स इनकोडर का एग्जाम्पल, आप एज्यूम कर लो कि जो इनपुट बिट है वो 1 है। तो आपके जो इनिशियल बिट्स थे, वो जो शिफ्ट रजिस्टर कंटेंट्स थे वो 00 है। अगर समझिए आपके इनपुट 1 आए हैं और आपके यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि डॉटेड लाइन इनपुट 1 है, तो आपके करस्पॉन्डिंगली आउटपुट जो आ रहे हैं वो 1 1 है। यानी U1 की वैल्यू उसके केस में 1 है और इसके केस में भी 1 है। इसका मतलब है, अगर आप समझोगे इसको, इसका मतलब है कि आपका जो पहला कनेक्शन है इस केस में ये प्रस्तुत है दोनों के मॉड्यूलर 2 एडर में। यानी आपकी जो पहले की जो G1 G2 के मैं वैल्यू लिखूं G1 और G2, यानी पहला कनेक्शन ऑब्वियसली इसमें मौजूद है क्योंकि आपकी दोनों आउटपुट 1 1 आ रही है फॉर इनपुट बिट 1, क्योंकि डॉटेड है, इनपुट बिट 1 है, आउटपुट 1 1 है। तो बेसिकली इसका मतलब है कि दोनों कनेक्शंस मौजूद है पहले शिफ्ट रजिस्टर के साथ। अब समझिए 1 के अलावा बाद अगर मैंने फिर से एक 1 को भेजा, अगर समझिए मैंने फिर से एक 1 को यहाँ पर भेजा, तो इसमें क्या होगा, मैं ऐसे जैसे फिर से आप समझिए एक 1 और आया यहाँ पर, तो इसमें क्या होगा, ये शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा, जो पहला 1 था वो शिफ्ट होगा, तो जो नया कंटेंट हो जाएगा शिफ्ट रजिस्टर का 1 1 0 1 0 0 से अब आ जाएगा 1 1 0। मैंने ये एज्यूम किया है कि मैसेज सीक्वेंस आपका जो है वो बेसिकली ओनली कंसिस्ट ऑफ 1s। मैंने ये एज्यूम किया, तो पहला 1 गया, उसका करस्पॉन्डिंगली 1 1, सेकंड भी 1 आया, मैंने एज्यूम किया सेकंड बिट जो है वो भी 1 है, उसका करस्पॉन्डिंगली फिर से आपके आउटपुट आए मैसेज शिफ्ट रजिस्टर कंटेंट 1 1 0। अब हम इसके आउटपुट देखते हैं, फिर से हम इसका आउटपुट देखेंगे, इसको मैं डिफरेंट कलर से डिनोट करूंगा। फिर से अगर U1 की बात करूं और U2 की बात करूं, तो अगर इसमें अगर देखेंगे तो अगर आउटपुट आप देखोगे, अगर दोनों की 1 1 है, स्टेज आपका 1 0 हो गया था, इसकी जो आउटपुट जनरेट हो रही है वो हो रही है 0 0, यानी U1 की जो वैल्यू है वो भी 0 है, U2 की वैल्यू 0 है फॉर मैसेज बिट 1 डॉटेड लाइन मैसेज। यानी आपकी ये तभी हो सकता है जब इस केस में ये भी कनेक्शन है और ये भी कनेक्शन, तभी आपकी 1 + 1 0 हो जाएगी और 1 + 1 यहाँ पर 1 + 1 0 हो जाएगी। यानी सेकेंड पिक्टोरियल में भी देख सकता हूं कि G1 की जो वैल्यू है वो 1 1 है। ठीक है, जिससे आपने पहले वाले में डिनोट कर लिया, लेकिन हमको ये पता है कि ये जो इसमें शिफ्ट रजिस्टर की जो, क्योंकि इसमें शिफ्ट रजिस्टर्स कितने होंगे, 3 होंगे, क्योंकि आपकी जो स्टेट्स है वो 4 हैं, तो बेसिकली इसमें k-1 स्टेजेस होते हैं, तो इसमें शिफ्ट रजिस्टर k की वैल्यू जो होगी वो 3 होगी। फिर हम एज्यूम करें फिर से एक मैसेज बिट 1 आया है, फिर से एक मैसेज बिट इस केस में, फिर से एक मैसेज बिट 1 आया है, जब ये जो मैसेज बिट है फिर से इसमें आ गया है, तो अब इसमें शिफ्ट रजिस्टर की कंटेंट क्या हो जाएगी, अब 1 1 1। ठीक है, अब मैं इसको अलग एक कलर से डिनोट करूंगा। अब जब तीनों इनपुट 1 है और यहां पर फिर से
अब मैं देखूंगा इसके करस्पॉन्डिंगली जो आउटपुट जनरेट हो रही है वो 1 0 है, डॉटेड लाइन है यानी इनपुट 1 के बेसिस पे है, तो इनपुट आपका 1 है, तो आपके जो आउटपुट आ रही है वो 1 0 यानी U1 की वैल्यू जो आ रही है आपकी वो 1 आ रही है और U2 की जो वैल्यू आ रही है वो आपकी 0 आ रही है। ये तभी पॉसिबल है जब पहले में कनेक्शन है और दूसरे में कनेक्शन नहीं है, क्योंकि 0 तभी जनरेट होगा जब 1 + 1 होगा और 1 तभी जनरेट होगा जब 1 + 1 + 1 है। ठीक है, यानी G1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1 हो जाएगी और G2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। यानी हमने यहाँ पर आराम से डिराइव कर लिया कि G1 की जो वैल्यू है वो 1 1 1 है और G2 की जो वैल्यू है वो है 1 1 0। तो इसके माध्यम से हमने जो कनेक्शन पिक्टोरियल है, कनेक्शन वेक्टर्स है, उसका डेरिवेशन कर लिया है। और भी तरीके से आप डिराइव कर सकते हैं, ये मैंने एक सिंपल तरीका बताया है कि आप एज्यूम कर रहे हो कि M एक ऑल वन सीक्वेंसेस है और M ऑल वन सीक्वेंसेस के माध्यम से हमने स्टेट डायग्राम में देखा क्या आउटपुट्स मिल रहे हैं आपको, और उसके माध्यम से हमने कनेक्शन वेक्टर्स या कनेक्शन पिक्टोरियल का डेरिवेशन कर लिया है। तो G1 1 1 1 है और G2 1 1 0 है। अगर मैं इसे ड्रॉ करने का प्रयत्न करूंगा तो मैंने यहाँ ऑलरेडी सॉर्ट ऑफ ड्रॉ कर लिया है, तो ये जो इसकी जो आउटपुट आएगी वो U1 है और इसकी जो आउटपुट आएगी वो U2 है बेसिकली। तो ये बेसिकली हमने दिखा दिया कि G1 और G2 की वैल्यू क्या होगी। अब सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि या फिर मैसेज बिट आपकी 0 0 1 1 0 है 1 है, तो बेसिकली व्हाट विल बी द ट्रांसमिटेड बिट्स, इसमें ट्रांसमिटेड बिट्स क्या होंगी, तो इसको भी हम आराम से निकाल सकते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पर इसको लिखने का प्रयत्न करूँगा। तो पहला मैसेज बिट आपकी 1 आ रही है, तो अगर पहले मैसेज बिट आपकी 1 है तो ऑब्वियस ही बात है आपकी मैसेज बिट जो आ रही है 0 0 1 1 0 1 है। तो पहली मैसेज बिट आपकी 1 है, इसे करस्पॉन्डिंगली आपके पहले स्टेज 0 0 थी, इस करस्पॉन्डिंगली आउटपुट जो आएगी वो 1 1 है, तो आप दूसरे स्टेज में चले जाओगे B1 0 में चले जाओगे, फिर आपकी मैसेज बिट 0 है, 0 में अगर देखोगे तो सॉलिड लाइन फॉलो करूंगा तो इसकी भी आउटपुट 1 1 है। फिर मैं थर्ड मैसेज बिट में चला जाऊंगा तो 1 के करस्पॉन्डिंगली 1 1 0 0, तो आप इस स्टेज में पहुंच गए हो, C01 के स्टेज में पहुंच गए हो। यहाँ पर आपको आउटपुट आया है 1 और उसकी आउटपुट है 0 1, आप इस स्टेज में पहुंच गए हो। फिर आपकी इनपुट आई है 1, उससे करस्पॉन्डिंगली आपकी मैसेज बिट जो है वो 0 0 है, तो आप फिर 0 0 के माध्यम से आप D1 1 में पहुंच गए हो। D1 1 में आप देखोगे इसके इनपुट बिट है 0, तो बेसिकली आप 0 1 आउटपुट है इसमें, तो आप वहाँ पहुँच जाओगे। फिर से आपको एक मैसेज बिट आया है 0, बेसिकली आपकी आउटपुट जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1 0, आप वापस से A0 0 में पहुंच जाओगे। तो आपकी तो अगर मैं टोटल सीक्वेंस को कंबाइन कर लूँ, यहाँ पर जो मैंने लिखा है, तो इसके जो आउटपुट बिट्स होंगे वो मैं अगर यहाँ पर लिख लूँ तो उसकी आउटपुट बिट्स होंगे जो वो होंगी 1 1 पहला, फिर से 1 1, फिर 0 1, फिर 0 0, फिर 0 1, फिर 1 0। तो ये आपके कॉरस्पॉन्डिंगली आउटपुट बिट्स होंगे 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1। तो यहाँ मैंने इसको भी यहाँ पर भी लिखा है। तो ये सेम चीज़ आपको आउटपुट मैंने नेक्स्ट स्लाइड में भी बताया। ये बहुत सिंपली आप स्टेट डायग्राम के माध्यम से आप निकाल सकते हो। अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ घर जाके वापस से इसे प्रयत्न कीजिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी है समझना। लेकिन आप आपने जैसे मैंने बताया तो स्टेट डायग्राम के माध्यम से आप आराम से निकाल सकते हो। तो ये आउटपुट आपकी जनरेट हो जाएगी ये मैसेज सीक्वेंस की वजह से। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बताया है ट्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इनकोडर। ये बेसिकली पहले इसका बहुत प्रयोग होता है था, अब आजकल इसका इतना प्रयोग नहीं होता है। आजकल हम बेसिकली ट्रेलिस डायग्राम का ज़्यादा प्रयोग करते हैं कन्वोल्यूशन डिकोडिंग के लिए, पर इसे भी समझना एक हद तक ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी सॉर्ट ऑफ इसके पहले हम इसे फैनो एल्गोरिथम में इसका प्रयोग करते थे कन्वोल्यूशन कोडिंग का डिकोडिंग के लिए। अब इसका ज़्यादा प्रयोग नहीं था, अब जनरली ट्रेलिस का प्रयोग करते हैं कन्वोल्यूशन कोडिंग के डिकोडिंग के लिए। तो इनपुट सीक्वेंस अगर m = 1 1 0 0 1 है और आउटपुट अगर ये है तो हम इसे ये जो स्टेट डायग्राम है ये इसे हम ट्री डायग्राम कहते हैं, ट्री डायग्राम।
तो टी डायग्राम आप देखोगे, इसमें भी सिंपल चीज़ है कि अगर आपका पहला स्टेज ए है, फिर आप दूसरे स्टेज में ए में जाते हो कि बी में जाते हो, सॉलिड जो लाइन है वो बेसिकली डिनोट कर रहा है कि आप किस तरह से फॉलो कर रहे हो। तो 0 अगर इनपुट रहेगा तो आपकी आउटपुट 0 0 होगी, अगर 1 इनपुट रहेगा तो आपको आउटपुट 1 1 होगी। आप स्टेज ए से स्टेज बी में चले जाओगे, जहां हमने यहाँ पर भी देखा है। फिर स्टेज बी में अगर आपकी 0 इनपुट रहेगी तो आप 1 0 मिलेगा आपको, ये अगर 0 इनपुट रहेगी तो 1 0 मिलेगा, अगर 1 इनपुट रहेगा तो आपको 0 1 मिलेगा। इस तरह से हम ट्री डायग्राम को समझ सकते हैं। और अगर ये इनपुट सीक्वेंस है आपका, तो ये जो सॉलिड ब्लैक लाइन है वो बेसिकली डिनोट कर रही है आपकी क्या आउटपुट जनरेट होगी। यानी अगर आपकी पहले इनपुट आपकी 1 है तो बेसिकली आपकी जो आउटपुट होगी, मैं से यहाँ से, अगर आपकी पहले इनपुट बिट 1 है तो बेसिकली आपकी आउटपुट 1 1 होगी, तो यहाँ पर हमने दिखाया है वो। फिर आप स्टेज बी में पहुँच गए हो, स्टेज बी में आपकी इनपुट आई है 1, फिर से आपकी आउटपुट हो जाएगी 0 1। फिर आप स्टेज डी में पहुँच गए हो, स्टेज डी में आपकी जो इनपुट है वो 1 0 आई है, तो आपकी आउटपुट हो जाएगी 0 1। आप स्टेज सी में पहुँच गए हो, स्टेज सी में आपकी इनपुट आई है फिर से 1, तो आपकी आउटपुट होगी 0 0। फिर आप स्टेज बी में पहुंच गए हो, स्टेज बी में आपकी इनपुट आई है 1, स्टेज बी में इनपुट आया तो आउटपुट हो जाएगी 0 1। तो ये हमने यहाँ पर भी आपको दिखाया है। तो बेसिकली आप ट्री को फॉलो कर करके इनपुट के एक इनपुट बिट अगर 0 या 1 है, उसके करस्पॉन्डिंगली क्या आउटपुट जनरेट होगी वो आप दर्शा सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, ये एक्सटेंशन हम मान सकते हैं इस स्टेट डायग्राम का, उसके माध्यम से हमने यहाँ समझाने का प्रयत्न किया है। अब एक इंपॉर्टेंट नोटेशन है जिसे हम ट्रेलिस के माध्यम से जानते हैं। ये भी एक इंटरप्रिटेशन है कन्वर्जन एनकोडर का। हमने अभी तक कनेक्शन पिक्टोरियल के माध्यम से समझा, कनेक्शन वेक्टर्स के माध्यम से समझा, उसके बाद हमने स्टेट डायग्राम के माध्यम से समझा, फिर हमने ट्री डायग्राम के माध्यम से समझा। अब हम इसे ट्रेलिस के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। तो ट्रेलिस जो होता है वो हर एक टाइम इंस्टेंट जो है आपके जो स्टेजेस है उसमें टाइम इंस्टेंट के वजह से क्या चेंजेस आ रही हैं उसे बेसिकली ये दर्शाता है। तो जैसे मैं यहाँ पर आप देखो कि यहाँ टाइम का नोटेशंस भी अब आ गया है, T1, T2, T3, T4 और T5, T6। तो सेम पिक्टोरियल डायग्राम जो हमने पहले देखा था वही है 1 1 1 1 0 1, उसे हमने यहाँ पर ट्रेलिस के माध्यम से दिखाया है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे स्टेज आपके यहाँ 4 स्टेज से 0 0 1 0 0 1, इसे हमने अगर आपको याद होगा A, B, C और D के माध्यम से डिनोट किया था स्टेट डायग्राम में। हर एक स्टेट में आप करंटली हो और डॉटेड जो लाइन है वो अगेन करस्पॉन्ड्स टू इनपुट 1 और जो आउटपुट है वो उसके ऊपर लिखा गया 1 1। अगर समझे आप स्टेट 0 0 में हैं और आपकी अगर मैसेज बिट 1 आती है तो आप बेसिकली स्टेट A से स्टेट B में चले जाते हो। ये जो ये लाइन डिनोट कर रही है, डॉटेड लाइन डिनोट कर रही है, और बेसिकली आपकी जो आउटपुट आती है वो 1 1 है। ठीक है। सिमिलरली अगर आप फिर से स्टेट A में हो, अगर आपकी इनपुट बिट 0 है तो आपकी आउटपुट जो जनरेट होगी वो 0 0 होगी, और ये सॉलिड लाइन के माध्यम से हमने डिनोट किया है। सिमिलरली आप जब स्टेज B में पहुंच गए हो, ठीक है, आप स्टेट B में हो, यहां पर आप स्टेट B में हो। सिमिलरली अगर आपकी इनपुट 1 आती है तो बेसिकली आप फिर से सॉलिड लाइन के माध्यम से आउटपुट जो होगी आपकी 1 0 होगी, आप स्टेट C में पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आपकी इनपुट 0 आती है तो बेसिकली आप डॉटेड लाइन में आप देखोगे, आप डॉटेड लाइन के माध्यम से यहाँ डॉटेड लाइन में आप स्टेज D में पहुंच जाओगे और आपकी आउटपुट 0 1 होगी। सिमिलरली अगर आप स्टेट D में हो, मैं इसे और एक अलग कलर से डिनोट ताकि कंफ्यूजन ना हो, समझिए आप स्टेट D में है, अगर आपकी इनपुट 1 आती है तो बेसिकली आप 1 0 के माध्यम स्टेट D में रहोगे। अगर आपकी इनपुट 0 आती है तो आप आउटपुट में 0 1 हो जाएगा, आप स्टेट C में पहुंच जाओगे। तो ये बहुत ही सिंपल इंटरप्रिटेशन है, वो सेम एक्सटेंशन है स्टेट डायग्राम का टाइम डिपेंडेंसी के मामले में। T1 T2 हर एक टाइम इंस्टेंट में आपका एक इनपुट बिट जा रही है, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली आप कौन से स्टेट में पहुंच रहे हो और क्या आउटपुट जनरेट हो रही है, ये बेसिकली एक ट्रेलिस डायग्राम दिखाता है। जैसे मैं T4 में हूं, समझिए टाइम इंस्टेंट 4 में हूं और मैं स्टेट 0 0 में हूं। अगर आपकी इनपुट बिट 1 आती है तो आउटपुट होगी 1 1, और अगर आपकी इनपुट बिट 0 आती है तो आउटपुट होगी 0 0। अब डिपेंडिंग अपॉन क्या आउटपुट आती है और क्या इनपुट बिट है, आप एक नेक्स्ट स्टेज में पहुंच जाते हो T5 में। तो ये बेसिकली टाइम इंटरप्रिटेशन है स्टेट डायग्राम का, जो हमने पहले विस्तार में समझ चुके हैं। स्टेट डायग्राम को हमने विस्तार में समझ चुके हैं, उसको टाइम इंटरप्रिटेशन के माध्यम से हम ट्रेलिस के माध्यम से डिनोट कर सकते हैं।
सिमिलरली 110001 अगर आपकी इनपुट्स होगी तो क्या आउटपुट होगा, ये हमने पहले भी देख चुका है। तो इसे हम यहाँ पर, अगर मैंने इसको यहाँ पर तो फिर से मैं इसे डिनोट कर दूंगा ABCD। ओके, अगर आपकी इनपुट 11011 है तो आउटपुट क्या होगा वो यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे आपकी इनपुट 1 आई है, आपकी इनपुट 1 आई है तो बेसिकली आप स्टेट ए से स्टेट बी में चले जाओगे, आपकी आउटपुट 0 0 हो जाएगी। तो बेसिकली 1 के कॉरस्पॉन्डिंगली आपकी आउटपुट 1 1 है। फिर आप स्टेज बी में पहुंच गए हो, स्टेज बी में आपको फिर से आपको 1 इनपुट मिला है, फिर इनपुट मिला है तो बेसिकली आपकी जो आउटपुट हो जाएगी वो 0 1 हो जाएगी। फिर आप स्टेज डी में पहुंच गए हो, स्टेज डी में आपको इनपुट मिला है 0, कुछ सॉलिड लाइन में फॉलो कर रहा हूं तो ये फिर से आपकी इनपुट हो जाएगी 0 1। फिर आप स्टेज सी में पहुंच गए हो, स्टेज सी में आपकी इनपुट आई है 1 तो आपकी आउटपुट हो जाएगी 0 0, मैंने यहाँ डिनोट कर दिया है। तो ये जो आपके आउटपुट्स है उसे यहाँ पर मैं सर्कल भी कर देता हूँ, ठीक है, 1 1 0 1 0। फिर आप स्टेज यहाँ पहुँच गए हो, फिर आपकी इनपुट आ रही है 1 तो बेसिकली आपकी आउटपुट आ रही है 0 1। तो ये आपकी करस्पॉन्डिंगली आउटपुट्स है। इस तो ट्रेलिस के माध्यम से भी हम इसे आउटपुट के माध्यम से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। एक होमवर्क के तरीके से मैं यहाँ पर आपके बहुत सिंपल है, इसमें आप देखोगे सिर्फ एक ही स्टेट डायग्राम आएगा इसमें, क्योंकि इसमें एक ही स्टेज है 1 और 0 वाला, क्योंकि इसमें 2 शिफ्ट रजिस्टर्स है और इसे हम सिस्टमैटिक कन्वेंशनल कोड के माध्यम से भी समझते हैं, क्योंकि आपकी इनपुट आउटपुट में वैसे के वैसे आ रही है। तो आज हमने जो समझा, बेसिकली आज हमने कन्वेंशनल कोड्स के बारे में जानकारी प्राप्त की। हमने देखा है कन्वेंशनल कोड्स को आप किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हो, किस तरह से आप डिफरेंट फॉर्म्स में समझ सकते हो, स्टेट डायग्राम के माध्यम से, या तो फिर कनेक्शन पिक्टोरियल्स के माध्यम से, या तो ट्री डायग्राम के माध्यम से, या तो ट्रेलिस डायग्राम के माध्यम से। आगे के लेक्चर में हम कन्वेंशनल इनकोडर को किस तरह से आप डिकोड कर सकते हो उसके बारे में और अत्यधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।